जय हिंद मित्रों। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसमें हमने पढ़ा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म, वन समाज एवं उपनिवेशवाद। उसमें हमने पढ़ा कि कैसे पेड़ों को धड़ल्ले से यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर काटा जाता था, उसको इंग्लैंड भेजा जाता था पानी वाला जहाज बनाने के लिए, या रेलवे ट्रैक जब बिछाया जाता था तो उसमें पटरी के लिए, स्लीपर के लिए वनों का प्रयोग किया जाता, लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था। उसके लिए लकड़ियों को काटकर इंग्लैंड भेजा जाता था। फिर हमने पढ़ा कि पेड़ों की लगातार कटने से चिंतित होकर अंग्रेजी हुकूमत ने जर्मन के एक मशहूर एक्सपर्ट डेट्रिच ब्रैंडिस को भेजा ताकि वह यहाँ वन की व्यवस्था को बेहतर बना पाएं और बड़े पैमाने पर लगातार जो वन साफ होते जा रहे हैं तो उस समस्या से निजात दिला पाएं। अभी आज का टॉपिक है हमारा हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। वन कानून जो 1865 में बना, वन अधिनियम या वन कानून 1865 में 1865 में जो बना था, उसने कैसे खेती को प्रभावित किया। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। वन अधिनियम ने खेती को कैसे प्रभावित किया। वन ऑफ द मेजर इंपैक्ट्स ऑफ यूरोपियन कोलोनियलिज्म वाज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर। कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्रभाव यूरोपियन कोलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद का पड़ा, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था उस पर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्वीडन कल्टीवेशन उसको नाम दिया गया था, यानी कि झूम खेती या घुमंतू खेती। दिस इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। कह रहे हैं यह एक पारंपरिक खेती का तरीका था। यह एक पारंपरिक खेती का तरीका था जो एशिया महाद्वीप के यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट के कई पार्ट्स में, कई हिस्सों में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में होता आ रहा था, यानी कि चला आ रहा था। इट हैज मेनी लोकल नेम्स सच एज लादिंग इन साउथ ईस्ट एशिया। तो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्वीडन कल्टीवेशन जो था, इसका अलग अलग जगहों पर स्थानीय नाम रखा गया था। जैसे साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में इसका नाम था लादिंग। झूम कल्टीवेशन को या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल अमेरिका यानी कि मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ अफ्रीका में इसको आइवरी टैबी या चितमनी के नाम से जाना जाता था। अफ्रीका में शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्वीडन कल्टीवेशन को टैबी या चितमनी के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ इसको श्रीलंका में चेना के नाम से जाना जाता था। तो मित्रों, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्वीडन एग्रीकल्चर, ये वर्षों से परंपरागत रूप से जो चलता चला आ रहा था, जिसको अलग अलग प्लेसेस पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता था, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा वन कानून का, यानी कि यूरोपियन कोलोनियलिज्म ने जो सिस्टम तैयार किया था उसका। आगे कह रहे हैं इन इंडिया धया, पेंदा, बेवर, नेवाद, झूम, पोदू, खंदाद एंड कुमरी आर सम ऑफ द लोकल टर्म्स फॉर स्वीडन एग्रीकल्चर। कह रहे हैं कि भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था। यानी स्वीडन एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किसी जगह पर धया के नाम से, कहीं पेंदा के नाम से, कहीं बेवर के नाम से, कहीं नेवद के नाम से, कहीं झूम, कहीं पोदू, कहीं खंदाद और कहीं कुमरी के नाम से स्वीडन एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भारतवर्ष में जाना जाता था।
इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न्ड इन रोटेशन। कह रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जंगल के कुछ हिस्से को काट दिया जाता था और उसको जला दिया जाता था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो तरीका था उसमें जंगल के कुछ हिस्से को एक बार काट दिया जाता था और काट कर उसको जला दिया जाता था, और ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता था। सीड्स आर सोन इन द एसेज आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन्स एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर। कह रहे हैं उसके बाद, यानी कि जंगल साफ कर दिया, काट दिया गया पेड़ों को, उनको जला दिया गया। जब पहली बारिश होती थी तो उसमें बीज, सीड्स डाल दिए जाते थे और धीरे धीरे वो फसल तैयार होता था। फिर आगे चलकर अक्टूबर नवंबर में जो है फसल काट लिया जाता था। पहली मानसून, पहली बारिश यानी कि जून के आसपास, 15 जून के बाद जब बारिश शुरू होता है, मानसून का सीजन स्टार्ट होता है, तो उस टाइम जो है जैसे ही बारिश होती थी तो पहले से जंगल के वृक्षों को, पेड़ पौधों को काटा गया होता था। उसके बाद बारिश होती थी, बारिश होने के बाद सीड्स उसमें डाल दिए जाते थे। उसके बाद जो है अक्टूबर नवंबर तक उन फसलों की कटाई हो जाती थी। सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स एंड देन लेफ्ट फैलो फॉर 12 to 18 ईयर्स। ऐसे जंगल के हिस्से को तकरीबन 1 या 2 साल तक खेती के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो jंगल का हिस्सा साफ किया गया, जिसमें से पेड़ पौधों को काट कर जलाया गया, फिर उसमें सीड डाला गया, ऐसी प्रक्रिया तकरीबन 1 या 2 साल तक होती थी। यानी कि 1 या 2 साल तक उसमें खेती की जाती थी। फिर उस जगह को परती छोड़ दिया जाता था 12 से 18 साल के लिए, यानी कि 12 years to 18 years के लिए उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता था, उस पर खेती नहीं होती थी। फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो बैक, यानी कि 12 से 18 सालों के लिए वो खाली छोड़ दिया जाता था ताकि फिर से जंगल उस पर उग आए, यानी कि फिर से पौधे उसमें उग जाएं। अ मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन दीज प्लॉट्स, और इन जगहों पर कई फसलों का, यानी कि कई प्रकार के फसलों को लगाया जाता था, मिश्रण लगाया जाता था। इन सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका इट कुड बी मिलेट्स, इन ब्राजील मैनियोक एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका मेज एंड बीन्स। कह रहे हैं कि भारतवर्ष में प्रमुख रूप से, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, भारतवर्ष में और अफ्रीका में मिलेट्स यानी कि ज्वार बाजरा का फसल लगाया जाता था। वहीं ब्राजील में मैनियोक नाम का एक फसल लगाया जाता था, और साथ ही साथ लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्से में मेज यानी कि मक्का और बीन्स यानी कि सेम की खेती की जाती थी। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग फसल लगाए जाते थे, और भारतवर्ष में एक ही प्लेस पर मिक्सचर यानी कि फसलों को मिश्रित करके मिलाकर लगा दिया जाता था, जैसे मिलेट्स यानी कि ज्वार और बाजरा। फिर कह रहे हैं यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। यूरोप के जो वन विभाग के लोग थे, यानी कि अंग्रेजों के यहाँ से जो वन के अधिकारी लगाए गए थे, तो उन अधिकारियों का मानना था कि इस तरह का जो जंगल का इस्तेमाल है या प्रयोग है या जो खेती की जाती है, ये हार्मफुल है, नुकसानदायक है। ऐसा यूरोपियन फॉरेस्टर्स का मानना था। यूरोप के लोग जो जंगलों में रहते थे, यानी कि यूरोप के लोग जो जंगल में अधिकारी के रूप में थे, उनका मानना था कि इस तरह की खेती जो हो रही है या जंगलों का जो इस्तेमाल हो रहा है, यह हार्मफुल है, नुकसानदायक है। दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया दैट लैंड विच वाज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर। यानी कि उन्होंने ऐसा महसूस किया कि ऐसे भूमि पर जिस पर कल्टीवेशन यानी खेती की जा रही है, तो कुछ सालों में वह उस भूमि पर मजबूत पेड़ नहीं उगेंगे, यानी कि ऐसे पेड़ नहीं उगेंगे जिनका प्रयोग टिम्बर यानी कि फर्नीचर के लिए या स्लीपर बनाने के लिए मजबूत लकड़ियों के रूप में किया जा सके, ऐसे वृक्ष नहीं उगेंगे उसमें। यानी कि जिन वृक्षों से मजबूत लकड़ियां प्राप्त होती हैं, ऐसे वृक्ष उस जगह पर नहीं निकलेंगे, नहीं उगेंगे, ऐसा यूरोपियन फॉरेस्टर्स का मानना था। तो व्हेन
a forest was burnt, there was the added danger of the flames spreading and burning valuable timber। कह रहे हैं कि जब जंगलों में आग लगाया जाता था तो जो कीमती लकड़ियां होती थी वह भी जल जाती थी, और साथ ही साथ जो मजबूत लकड़ियां टिम्बर के लिए प्रयोग की जाती थी वो नहीं प्राप्त हो पाती थी। यानी कि जब जंगल में आग लगाया जाता था तो जो कीमती लकड़ियां होती थी वह भी जल जाती थी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। और ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का सिस्टम चल रहा था इसमें सरकार को परेशानी होती थी टैक्स कलेक्ट करने में, यानी कि कर वसूलने में। तो उनकी अपनी समस्या थी। उनको लगता था कि छोटे छोटे पैमाने पर किसान खेती करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम करते हैं, तो उनसे टैक्स किस प्रकार वसूला जाएगा इसमें उनको समस्या होती थी। देयरफॉर हालांकि द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया जाए, यानी कि फाइनली उसको रोक दिया जाए। एज अ रिजल्ट, और परिणाम यह हुआ, मेनी कम्युनिटीज वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट्स। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे लोगों को जंगल से उनको निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया जबरदस्ती, फोर्सिबली। बहुत सारे लोग जो जंगल में रहते थे उनको उनके घर से जबरदस्ती निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया। सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशंस, बहुत सारे मजबूर हो गए, उनको अपना ऑक्यूपेशन, पेशा बदलना पड़ा। जो खेती का काम करते थे वे मजबूर हो गए, उनको अपना ऑक्यूपेशन, अपना पेशा बदलना पड़ा। वाइल सम रेसिस्टेड थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियंस, जबकि उसी में से कुछ जो है या तो बड़े या छोटे विद्रोह या विद्रोही के रूप में निकल आए। सम रेसिस्टेड, उन्होंने विद्रोह किया, थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियंस, छोटे और बड़े विद्रोह के रूप में। तो बच्चों, ये टॉपिक था हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन, वन कानून कैसे खेती को प्रभावित किया। इस टॉपिक के लिए और इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल। बाकी एक जरूरी बात, आप अपना चरित्र इस तरह से विकसित करें जिससे लोगों को आपके प्रति सहजता महसूस हो। अपने माता पिता का सेवा करें, यह सबसे बड़ा कार्य है। धन्यवाद।